मोतियों जैसे चमकते हुए दांत किसे पसंद नहीं होते, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे दांत भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे बाकी बॉडी पार्ट। तो चलिए दांतों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए मिलते हैं डॉक्टर अनिल कोहली से, जो हमें सब कुछ बताएंगे कि कैसे ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है और लंबे समय तक अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रखना है। हेलो सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओरल हाइजीन की बात बहुत करते हैं, टीवी में एड्स भी बहुत सारे आते हैं ना, तरह तरह के रोज टूथपेस्ट आते हैं, तरह तरह के ब्रशेस आते हैं, हर कंपनी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन फिर भी ओरल हाइजीन कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके क्या रीज़न लगते हैं आपको? देखिए, ओरल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप देखा जाए, द माउथ इज़ द मिरर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। लेकिन हमारी रेगुलर दिनचर्या में इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसके कई कारण हैं। एक तो हमारा डेवलपिंग नेशन है, एक आपका एजुकेशनल लेवल एंड अवेयरनेस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुंह के द्वारा आपको पता लग सकती हैं और वो प्रिवेंट हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश में एक तो इंश्योरेंस नहीं है, हर एक आदमी दांत वाले डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाता, और दूसरा हर एक आदमी ये सोचता है दांत तो 32 हैं, अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं 2 है, इसका इमीडिएटली इलाज कराइए। अगर दिल की प्रॉब्लम है तो उससे भी ज़्यादा है कि आप इमीडिएटली कराते हैं। सो इज ए लैक ऑफ अवेयरनेस, देयर इज ए नीड फॉर एजुकेशन एट द चाइल्ड लेवल, कि बच्चों को मालूम हो कि दांतों की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है एक अच्छी सेहत के लिए। मैं इससे थोड़ा और आगे जाऊंगा जी। आप देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एवरेज एज क्या थी? 35-36 साल। आज कितनी एवरेज एज है जो ह्यूमन लास्ट करता है? 65 साल। और अगर आप जापान और यूरोप में जाएं तो वहाँ 95 ईयर्स तक की एज है। तो जब आप ज़्यादा लंबा जीना चाहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए तो आपके दांत भी अच्छे होने चाहिए। और आज मुस्कुराने के लिए, काम पे जाने के लिए हर एक आदमी चाहता है कि उसके दांत सुंदर हों, वो अच्छे से स्माइल करे। बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बोली कि अच्छी मुस्कुराहट सबको कितनी पसंद होती है, लेकिन अच्छे मुस्कुराहट के लिए ना बहुत सारे क्लॉज होते हैं ना मुस्कुराहट में भी। अब होता क्या, आपने छोटे बच्चों की बात की, तो छोटे बच्चों को अक्सर कहा जाता है, जब मैं भी छोटी थी चॉकलेट खाने नहीं मिलता था ना, चॉकलेट बिस्किट, इससे दांत खराब होते हैं, 2 बार ब्रश करो या फिर ये मेंटेन करो, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी कैविटीज़। और बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो दारू नहीं पीते, वो सिगरेट पीते, लेकिन फिर भी उनको दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या दांतों की जो क्या कहते हैं वो साइंस है, उसमें वो कैसे काम करता है बेसिकली? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आप अगर देखें, ना तो पहले इतने ज़्यादा डेंटिस्ट होते थे, ना इतनी ज़्यादा दांतों की बीमारियां होती थी जी। इसकी वजह है कि हमारी चेंजिंग हैबिट्स, जैसे जैसे हमारी हैबिट्स चेंज हो रही है, हमारा जो खान पान है उसमें बहुत वेरिएशन आता जा रहा है। सॉफ्ट फूड है, जंक फूड है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने कुछ चीज़ें खाई और वो सॉफ्ट हैं, चॉकलेट्स हैं जो आपने शुरू में सवाल उठाया, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इनसे क्या होता है कि ये दांतों में फंसे रह जाते हैं। जब ये फंसे रह जाते हैं तो दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट के जहाँ से डेंटल में डिके होना शुरू हो जाता है, उससे आपकी कैविटीज़ हो जाती हैं। अब पहले लोगों का क्या था, गन्ने खाते थे, चने चबाते थे, आज आप देखिए कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। तो चेंजिंग हैबिट, ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, cold drinks, all these adds to the benefit of the dentist and create more problems for the patients or general people. तो जितने भी जंक फूड हैं वो बहुत बड़े दुश्मन हैं दांतों के, तो इनसे थोड़ा बचाव करना तो ज़रूरी बनता है। अच्छा सर, अगर मान लो कोई ये खा भी रहा है, फिर भी दांतों में ऐसी क्या हमें शुरुआत से ऐसी देखभाल करनी चाहिए कि दांतों की ज़्यादा बड़ी समस्या हमें हुई ना? सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि क्या किया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साल में 6 महीने में एक बार आप दांत के डॉक्टर के पास जाकर अपने दांत चेक कराएं, क्योंकि दांतों की बीमारियां ऐसी हैं कि जो एक दफ़ा अगर हो गया नुकसान तो उसको डेंटिस्ट ही ठीक करेगा। ये तो है। आप देखिए, आपकी अगर चोट लगती है तो जख्म भर जाता है, आपकी हड्डी टूटती है, जुड़ जाती है, लेकिन दांत अगर टूट जाए तो वो अपने आप नहीं जुड़ेगा, उसमें सेल्फ रिपेयर नहीं होता। तो नेचर हैज़ मेड लाइक दैट। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दांतों की रक्षा के लिए आप दांतों के डॉक्टर के पास अगर 6 महीने में नहीं, कम से कम 1 साल में चेकअप जरूर कराएं। और हमारे देश में सबसे बड़ा इशू एक और है, देखिए हमारे देश में
बाकी चीज़ों की इंश्योरेंस है, लेकिन दांतों की कोई इंश्योरेंस नहीं है। उसकी वजह से आम आदमी जो है वो दांत के डॉक्टर के पास मुश्किल से पहुंचता वो है। तभी पहुंचता है जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या फिर दांतों में दर्द हो। और दांतों का जो दर्द होता है वो इतना एक्यूट होता है कि मतलब पूरी बॉडी के पेन के बराबर वो दांत का दर्द होता है। वो जानलेवा होता है एक्चुअली। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इतनी अच्छी दांतों के बारे में सुविधाएं इतनी नहीं है जितनी बाकी चीज़ों के लिए। प्रोग्रेस हुई है, सब जगह दांतों के डॉक्टर भी हैं, इलाज भी है, लेकिन जो आज का आदमी चाहता है, आज का युवा चाहता है कि मेरे दांत कैसे हों, सुंदर हों, देखने में सुंदर लगें, कॉस्मेटिक का ट्रीटमेंट हो, मेरा इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट हो, तो वो चीज़ें प्राइवेट में हैं। अब जब प्राइवेट में जाते हैं आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और उनकी कॉस्ट, बीइंग ए डेंटिस्ट आई एक्सेप्ट इट, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा सर। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो चॉकलेट खाता है और उसको आप नहीं रोक सकते हैं, वो नूडल्स खाता है आप नहीं रोक सकते, जंक फूड पसंद है, उसको चिप्स पसंद है आप नहीं रोक सकते, तो ऐसा क्या रोज़ाना उसे करना चाहिए कि उसके दांत ठीक रहें, लंबे समय तक उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को खाते हैं, उनसे ठीक है आप खाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी देख रेख के लिए आपको 2 दफ़ा ब्रश जरूर करना चाहिए, माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि जो आपकी संभावना है नुकसान होने की, वो बहुत कम हो जाती है। अब आप अमेरिका जाइए, कहीं जाइए, बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं, हमारे से यहाँ से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि उनके देश में रेगुलर चेकअप उनको प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि हमारा एक नेशन जो है वो युवा नेशन है जी। 40% पीपल आर इन द यंगर जनरेशन, एंड वी नीड टू गिव देम द बेटर स्माइल एंड गुड हेल्थ। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, ये दांतों में जो पीलापन आ जाता है एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब शक्ल इतनी सुंदर है लेकिन जब मुस्कुराते हैं और दांत अगर पीले हो तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है और इसके क्या कैसे उपाय हैं हटाने के? देखिए, इसमें 2 तरीके, पहले मैं कारण बताऊंगा फिर उपाय बताऊंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले कि दांत पीले क्यों होते हैं। एक तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में पान, बीड़ी, तंबाकू जी, ये बहुत बड़ा इशू है, और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है पान मसाला, हाई सोसाइटी का। तो इन चीज़ों से आपके 2 तरह के स्टेन्स होते हैं। एक तो दांत के अंदर होता है जो कि नेचुरल होता है, और एक होता है एक्सट्रेंसिक जो कि आप क्रिएट करते हैं खुद। जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो उनके दांतों पे स्टेन आ जाता है। कोई चीज़ जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है दवाइयों में, उससे भी स्टेन आ जाते हैं, पर उनको आप क्लीनिंग वगैरह से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इशू आता है, जैसे आप पान खाते हैं, तंबाकू है, ये आप पान मसाला है, गुटखा है, ये चीज़ें जो है उसको क्रिएट करती हैं, जो कि अवॉइडेबल है। मोर देन दैट, जो आप पान मसाला वगैरह से जो हमारे देश में इशू है, ओरल कैंसर का बहुत बड़ा इशू है। हाँ, मैं वहीं पे आने वाली थी। पहले मुझे ये बताइए कि मुंह से और कौन कौन सी बीमारी, ओरल कैंसर तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उतने एक्सट्रीम के बदले भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि गम से बार बार ब्लड का आना या बदबू आना, है ना, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई कितना भी माउथ वॉश कर ले, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुंह से बदबू आती है। ये चीज़ें हो, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक देखिए, डायबिटीज़ पेशेंट में गम से ब्लीडिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी में आपके गम से ब्लीडिंग हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है तब आपके मुंह से स्मेल भी आती है। जैसे आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है तब भी आपके मुंह से स्मेल आती है। लेकिन आजकल के युवा के में क्या प्रॉब्लम है कि एवरीबॉडी इज़ हेल्थ कॉन्शियस। व्हेन यू हैव टू मच ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन द 2 मील्स, तब भी आपको बहुत ज़्यादा मुंह से स्मेल आती है। तो आपको कभी भी ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए 6, 7, 8 घंटे का। तो आपको बीच में पानी पीना चाहिए 2-3 लीटर रोज़, और बीच में कुछ खा भी लेना चाहिए, जिससे कि ये समस्या जो दुर्गंध वाली समस्या है उससे आती है, एंड विच इज़ ए बिग social stigma also. When you talk to somebody, when you face the interview and all, you don't want to smell and you want to look good, you want to have a good teeth, and same way the smile also has to be good, and importance of the oral hygiene is very very important. अब देखिए, आपने कहा जैसे दिल की बीमारियां हैं, अगर आपके गम्स अच्छे नहीं हैं, उसमें बैक्टीरियाज हैं, एंड माउथ इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, एंड एक नॉर्मल आदमी में और एक डिजीज़ आदमी में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ pulmonary disease, lung disease, kidney disease is much higher than in a normal person. So which is all avoidable, but I think more than anything else, the education awareness
is very important at a younger level, so when they develop and then they grow, they can take better care of their health and especially of the teeth. बिल्कुल सही सर। एक और सवाल है, सवाल ये है कि ये एक मिथ है, शायद आप उसको ब्रेक कर सकते हैं कि पहले ये कहा जाता था, या बहुत जगह सुना भी है मैंने, कि दांतों को ज़्यादा स्केलिंग कराने से, क्लीनिंग कराने से जो एनामल है वो हट जाता है। क्या ये सच है? नहीं, ये मिथ है। आपने जैसे कहा ये मिथ है, उसका वजह मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इनेमल जो होता है दांतों का, दैट इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी। इट इज हार्डर देन द बोन। ह्यूमन बॉडी में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई नहीं है। तो इफ़ योर क्लीनिंग इज डन प्रोफेशनली, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन कीपिंग द टीथ फॉर लाइफ टाइम। But unprofessional cleaning or improper way of doing the thing, that can lead to the damage to the teeth. But I think if you go to a professional doctor के पास आप अगर जाएंगे और hygienist या आपका dentist आपकी cleaning करता है, कि there is no reason for you to worry कि मेरे दांत कमज़ोर हो जाएंगे या वो जल्दी निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ्या है। ओके सर, तो ये क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, जो आपने बोला प्रोफेशनली, वो साल में कितनी बार होना चाहिए? देखिए, ये फिर अगेन वेरिएशन है कि एक आदमी है जिसको कि 2 साल में भी ज़रूरत ना पड़े, जिसके दांत बहुत अच्छे अलाइंड हैं, मेल अलाइंड नहीं है, इरेगुलर नहीं है, मिसिंग दांत नहीं है, और दूसरे आदमी में हो सकता है कि 6 महीने में भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े। तो ये आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ लोगों को 6 महीने में ज़रूरत पड़ती है, जो कि रेगुलर कहा जाता है कि आप 6 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाएं, और सब जगह कुछ जगहों पे आपको लगता है कि 2-2 साल भी नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या है, वी कम अक्रॉस द पेशेंट कि 50 साल और 60 साल का पेशेंट आता है कि मैं तो पहली बार डेंटिस्ट के पास आ रहा हूँ। तो आप देखिए डिफरेंस कितना है। तो ये बहुत ज़रूरी है स्कूल लेवल पे लोगों का चेक किया जाए, बच्चों का, जो कि हमारी इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी करती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये अनिवार्य करना चाहिए कि बच्चों के दांतों की जांच की जाए, जैसे कि आप हेल्थ चेकअप करते हैं उसी तरीके से डेंटल चेकअप भी करना चाहिए। बहुत सारे चेकअप स्कूल में होते हैं, आईज के भी होते हैं, डेंटल के भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते, उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। राइट 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 सर, अब हम बात करेंगे ओरल कैंसर की, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, कैंसर वैसे भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाए तो बहुत देर से पता लगता है, बहुत देर तक, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस स्टेज के बाद शायद उसका इलाज ही ना हो। तो क्या ओरल कैंसर के साथ भी ऐसा कुछ है? देखिए, ओरल कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। मुंह का कैंसर जो है हिंदुस्तान में बॉडी के 1/3 कैंसर में से एक आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं, और हमारी ईटिंग हैबिट ऐसी है जिसमें के चांसेस ऑफ ओरल कैंसर होने के बहुत होते हैं। आप देखिए, किसी का कोई शार्प दांत है और उससे आपका गाल में कट के एक छाला बन गया, उस छाले को आपने इग्नोर किया, उसको बढ़ने दिया, और आपने घर पे ही कोई ग्लिसरीन लगा ली, दवाई लगा ली कि ठीक हो जाएगा, और वो बढ़ता रहा, और कुछ समय बाद वो जानलेवा हो सकता है। देखिए, कैंसर में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी हैं कि देखिए, जिस आदमी के साथ होता है, एक तो खर्च इसका बहुत ज़्यादा है, दूसरा डिसफिगरमेंट से जो आदमी को सफ़र करना पड़ता है, और उसके बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो जाती है, और सोसाइटी में और लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसको डायग्नोस एक अर्ली स्टेज पे कर लिया जाए, जिसको कि प्री मैलिग्नेंट कहा जाता है, और इफ़ इट इज़ डायग्नोज एट एन अर्ली एज, द क्योर इज़ वेरी वेरी सिंपल, एंड सम टाइम यू मे नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। जैसे शार्प दांत है, उसको अगर डेंटिस्ट स्मूथ कर देता है या निकाल देता है तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दूसरा, देखिए, जो लोग तंबाकू खाते हैं, मुंह में उनके सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे कि मुंह बंद हो जाता है, मुंह नहीं खोल पाते, खा नहीं पाते। लेकिन अगर इस चीज़ को बढ़ने दिया जाए, इट लीड्स टू द कैंसर एंड देन इट बिकम्स सर्जिकल प्रोसेस। सो अगर इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये आपकी जान भी बचा सकता है, खर्चा भी बचा सकता है, और आपके वर्किंग आवर कितने बचाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डेंटल चेकअप अगर रेगुलर होगा, और कोई भी चीज़ मुंह में आपकी ऐसी एबनॉर्मल पाई जाती है और जो आपका डेंटिस्ट आपको उसके लिए बताता है, तो उसका आप अगर इलाज कर लेते हैं तो आप अपनी बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है सर। एक और प्रॉब्लम है कि डेंटल की चीज़ें ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेट से लोग जाते हैं ना, शुरुआत में बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई घरेलू उपाय अपना लेता है, अगर दांत में सेंसिटिविटी हो रही है या फिर गम्स में से ब्लड आ रहा है तो हम जनरली गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेते हैं, है ना, और हमें लगता है कि ये ठीक हो गया। तो क्या हमें इन चीज़ों को अपनाते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर इनको इग्नोर कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली जो बात आपने कही, हमें हम अपनी पुरानी, अगर हम पीछे जाएं, हमारे घर में क्या होता था कि आप खाना खा के कुल्ला करिए, जी, ठीक है, सोने से पहले कुल्ला करिए। तो अगर आप 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, और जो सबसे पहला सवाल आपने इंटरव्यू में किया कि हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस है, हाइजीन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आपका हाइजीन अच्छा है तो आपकी सेहत अच्छी है। अगर देखिए, ड्राइनेस आपके माउथ में है, शार्प दांत हैं, पीले दांत हैं, दांतों के ऊपर डिपॉजिट है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इन सब चीज़ों को अगर अर्ली स्टेज पे देख लिया जाए और उनका इलाज कर लिया जाए तो आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करेंगे और बुरी हैबिट्स में रहेंगे, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, इन चीज़ों से आपकी सेहत भी ख़राब होगी, ओरल हेल्थ भी ख़राब होगी, और आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे। जी। अच्छा सर, दांतों का हेरिडिटरी से कितना रिलेशन है? देखिए, हेरिडिटरी से आपका रिलेशन इसलिए है क्योंकि स्केलेटल होता है। जैसे आपके फेस की शेप है, कुछ लोगों में आपने देखा होगा बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, कुछ बच्चों के दांत आगे से निकले होते हैं। दूसरी समस्या है, देखिए हमारे देश में क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, वो भी एक समस्या है। तो ये चीज़ें हेरिडिटरी से रिलेटेड है। अच्छा। पर अदरवाइज अगर आप कहें कि दांतों से कुछ हेरिडिटरी का लेना देना है, अब एक फैमिली में आप देखें तो माँ बाप के दांत होता है 40 साल में भी निकल गए, वो बच्चों ने अच्छा ध्यान रखा तो वो लाइफ लॉन्ग उससे रह सकते हैं, अच्छी देख रेख करके, और दांतों को मेंटेन कर सकते हैं और उनको स्वस्थ रख सकते हैं। ओके तो मतलब अगर देख रेख की जाए, रख रखाव किया जाए तो उसको बहुत लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा सर, एक और बात है, एक दांतों की समस्या जो है, जैसे कि दर्द के बारे में हमने बात की कि दर्द जानलेवा होता है, और ये दांतों का जो इम्प्लांट है, ठीक है, पहले तो कैपिंग और क्राउन तक तो ठीक था, पर ये जो इम्प्लांट है ये बहुत जानलेवा है। जो ये एक तो इम्प्लांट क्यों नौबत आती है करने की, क्या उसका कोई और तरीका है, और ये इम्प्लांट इतना जानलेवा क्यों होता है? देखिए, पहली बात तो ये इम्प्लांट जानलेवा नहीं होता। दूसरा सवाल आपका था सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जानलेवा होता है। दूसरा आपका था इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे बड़ी है हमारी इग्नोरेंस एंड अनअवेयरनेस। अगर हम इस नौबत में पहुंचे ही ना कि हमारे दांत निकले तो हमें इम्प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने दांतों का ध्यान रखें और टाइमली उसका चेकअप कराएं तो हमें रूट कैनाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रूट कैनाल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जितने प्रोसेस हैं ये सच में इतने दर्द देने वाले क्यों होते हैं? मुझे लगता है कि आधे पेशेंट्स तो सिर्फ अगर YouTube पे एक वीडियो देख लिया जाए ना, वो जो स्क्रू घुमाते हैं उसको देख के ही नहीं आएगा कोई भी। उनको लगता है कि देखिए थिंग्स हैव चेंज्ड, लाइक डेंटिस्ट्री हैज गॉन फार अहेड एंड थिंग्स आर मच सिंपलर। जैसे आपने कहा कि इम्प्लांट जानलेवा होता है, हम भी इम्प्लांट करते हैं, लेकिन उन लोगों को करते हैं जिनके दांत निकल चुके हैं किसी भी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इम्प्लांट करने में हमें सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, और इम्प्लांट करा के हम आपको सीधा काम पे भेज सकते हैं। सेम डे आप पार्टी भी कर सकते हैं और आप खाना भी खा सकते हैं। पर पार्टी कैसे करेंगे? आपने बोला है कि अल्कोहल नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करनी, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना, वो पार्टी में बेचारे जाके करेंगे क्या? नहीं, व्हाट आई मीन के भाई आप उसको ऐसा डरावना भी नहीं है, लेकिन साइंस हैज एडवांस सो मच एंड इट हैज मेड वेरी सिंपल, लाइफ हैज बिकम सिंपल। बट मेरा सवाल दूसरा है कि अगर आप पहले से ही देख रेख करें और अपने आप को बचाएं कि उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि जहां आपको इम्प्लांट कराने पड़े। सर, अगर इम्प्लांट कराने की ज़रूरत किसी को पड़ गई है तो इसका जो प्रोसेस है वो कितना लंबा होता है? जैसा कि आपने बोला कि जा सकते हैं, पर उसके पहले प्री इम्प्लांट भी तो करना होता है, फिर उसके बाद 3-4 महीने का गैप चाहिए होता है ना। एंड ये जो इम्प्लांट वाला प्रोसेस है ये कितना लास्ट करता है? देखिए, अगेन ये बड़ा वेरिएशन है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा गिरा जी, और उसका सामने का दांत टूट गया और वो नॉन रेस्टोरेबल है कि उसको बचा नहीं सकते हम, वो दांत निकाला गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर उसका जो दांत टूट गया वो निकल भी गया
उसकी जगह इम्प्लांट लग भी गया और उसके ऊपर क्राउन भी लग गया और उसको हमने स्कूल भी वापस भेज दिया। दूसरा केस है कि जहाँ पे बोन नहीं है, आपने बोन ग्राफ्ट किया, एज फैक्टर है और उसकी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, उन केस में आपने बोन ग्राफ्ट किया, उसके बाद इम्प्लांट किया, उन केसेस में हमें वेट भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ पे आदमी की लाइफ एक्सेप्ट वो ख़राब ना हो, उसका काम का हर्जा ना हो, उसका खाने पीने का हर्जा ना हो, वो देखने में भी ठीक लगे, तो उन केसेस में आप सेम डे इम्प्लांट करके सेम डे क्राउन लगा भी सकते हैं। मैरिजेबल लड़कियां हैं जिनको बगैर उसके नहीं रह सकती, तो उसके लिए हर चीज़ का हर तरीका है, पर ये डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड स्टेज टू स्टेज कि कौन पेशेंट है, क्या उसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, लेकिन इतना भी डरावना नहीं है जितना आपने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार अगर इम्प्लांट करा लिया किसी ने अच्छी जगह से, तो क्या वो 20 साल 25 साल तक चलता है, या फिर उसको उसके बीच बीच में भी उसको मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ता है उसको? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, whether it is an implant, whether it is a filling, or whether it is a root canal, जी, anything which we do professionally, we do it for good. राइट, But डॉक्टर भी भगवान नहीं होता। अगर 100 केस आप करते हैं तो 2 केस उसमें से आपके फेल भी हो सकते हैं, चाहे वो इम्प्लांट है चाहे रूट कैनाल है। लेकिन फेल होना एक गलत नहीं है, लेकिन उसको आपको मालूम होना चाहिए उसको रिप्लेस कैसे करना है। राइट। लेकिन अगर आप मेरे को पूछें तो इम्प्लांट इफ इट इज वंस डन इट शुड लास्ट यू फॉर लाइफ टाइम। ओके। और रूट कैनाल इट इज डन इट शुड लास्ट यू फॉर द फुल टाइम, बट नॉट 100%, 95% yes, 5% because of any reason, because of the patient health, because of the not proper treatment, anything can be the reason, but not in every case. Out of 100, 5 cases yes, 95 no. ओके ओके, तो अपनी दांतों की सुरक्षा के लिए हमें पहले तो मेंटेन करना होगा हाइजीन, ताकि इम्प्लांट तक जाने की नौबत ही ना आए, है ना। तो अब ये बताइए कि जो दांतों की सुरक्षा है उसके लिए हमें कुछ खाने पीने में क्या चेंजेस करने चाहिए? मतलब आपने बोला जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, और सिगरेट और वो धूम्रपान और अल्कोहल तो वैसे भी मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, ओवरऑल हेल्थ के लिए तो ये अच्छे होते ही नहीं है। क्या खाना चाहिए जो हमारे दांतों के लिए भी अच्छा हो, जिससे हमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ मिले उससे? देखिए, फल फ्रूट खाइए, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अब कोई चीज़ आप सब चीज़ खाइए, एक लिमिट में खाइए। उसके बाद ध्यान रखिए उसको मेंटेन करने के लिए दांतों को। देखिए, 3 चीज़ें हैं सबसे ज़रूरी। पहली अवेयरनेस, सेकंड पेशेंट एजुकेशन, तीसरी सरकारी माध्यमों से लोगों को, आम आदमी को इन सुविधाओं का आराम मिलना चाहिए, हर ट्रीटमेंट का उनको लाभ मिलना चाहिए। पेशेंट को सुविधा होनी चाहिए कि वो इम्प्लांट भी करा पाए, रूट कैनाल भी करा पाए और क्लीनिंग भी करा पाए। ओके ओके, तो लेकिन कुछ भी स्पेसिफिक तो होगा ना कि कौन से विटामिन, कौन सा मिनरल दांतों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कि लोग कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, राइट, तो बोन्स के लिए और दांतों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कोई ऐसे फ्रूट्स या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें खाने में ज़रूर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। दांत एक ऐसी चीज़ है कि आपके जीवन में जब आप बचपन में पैदा होते हैं, उसके बाद आप बड़े होते हैं, तो एक उम्र तक आपके दांत बन जाते हैं। उसके बाद आप कितना भी विटामिन खाएं, कितना भी आप कैल्शियम खाएं, दांतों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इज वंस फॉर्म। देखिए, विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर द गम्स, लेकिन अगर कोई मेरे को आके पूछता है कि मैं विटामिन डी खाऊं और कैल्शियम खाऊं तो मेरे दांत मजबूत हो जाएंगे, अब कैल्शियम टूथपेस्ट में भी होता है, लेकिन दांत में अगर आप पूछें तो एक दफ़ा अगर उसका इनेमल बन चुका है तो उसमें एनी अमाउंट ऑफ कैल्शियम और एनी अमाउंट ऑफ इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। बट फॉर द जनरल हेल्थ विटामिन सी, विटामिन डी, अब सनलाइट है, अब कितने लोगों को सनलाइट मिलती है, विटामिन डी मिलता है, सब बंद कमरे में हम लोग रहते हैं। हाँ, इसीलिए तो विटामिन डी का टेस्ट कराओ, हमेशा कम ही आता है। बोन डेंसिटी देखिए, सबको बोन डेंसिटी एक एज के बाद होगी। लेकिन इन चीज़ों को देखिए, हर चीज़ का अपना महत्व है। खाने पीने में आपको अच्छा हेल्दी फूड खाइए, आप फ्रेश फ्रूट खाइए, अच्छा खाना खाइए। जंक फूड
आप जंक फूड इज़ नॉट एवरी फूड इज़ ए जंक फूड। सब तरह का खाना खाइए, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान रखिए, क्लीनिंग का ध्यान रखिए, मेंटेन करिए, डॉक्टर के पास जाइए। देखिए, सरकार को भी कदम उठाने हैं, मीडिया को भी कदम उठाने हैं, और इंश्योरेंस को भी लाना है। इन सब चीज़ों को एक साथ करके हमने इस भारत देश को आगे ले जाना है। स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ दांत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ दांत भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अच्छा सर, यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इसके पीछे भी कुछ डिबेट होता है, तो क्या मतलब दांतों में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नॉन वेजिटेरियन खाना जो लोग खाते हैं दांतों में फंसता ज़्यादा है, दांतों में प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो ऐसा भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, तो ये भी कोई मिथ है या फिर हम? ये भी मिथ है। देखिए, आप अगर सैलेड खाएंगे तो सैलेड भी फंसेगा, वो भी पतला होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके दांत ठीक होने चाहिए। अब फूड को तो आप ब्लेम कर रहे हैं, आप दांतों की रक्षा कर नहीं रहे, आप डेंटिस्ट के पास जा नहीं रहे, उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे को मीट खाने में फंस जाता है, मेरे को सैलेड खाने में फंसता है। सो आई थिंक यू शुड हैव ए हेल्दी वे ऑफ लाइफ। आप व्यायाम करिए, आप अच्छा माउथ वॉश यूज़ करिए, दोनों टाइम ब्रश करिए, अच्छा स्वस्थ खाना खाइए, सेब खाइए, दूध पीजिए, सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप ये नहीं खाएंगे तो आपके दांत अच्छे नहीं रहेंगे। हर चीज़ का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर एक चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है। अब आप सुबह से शाम तक सिगरेट पिए, पान मसाला खाएं, उसके बाद कहें मेरे दांत अच्छे नहीं है, तो वो तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब दांतों के अलावा एक और चीज़ है, गम्स, ठीक है, जिनका भी स्ट्रॉन्ग और जिनका मजबूत होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांतों को होल्ड करने के लिए गम्स भी अच्छे होने चाहिए। तो क्या उनकी रख रखाव के लिए भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप बता सकते हैं? जी देखिए, दांत आपने कहा, एक तो हो गया दांत। अब आपने मसूड़ों की बात की जी। मसूड़े क्यों खराब होते हैं? अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कराई और आपके दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम टार्टर बोलते हैं, और टार्टर को भी क्लीन नहीं किया, उसके बाद क्या होता है कि टार्टर जो है वो बढ़ता जाता है, उससे आपका बोन लेवल नीचे जाता है। जब बोन लेवल बढ़ता है तो आपके गम के बीच में और दांत के बीच में स्पेस आनी शुरू हो जाती है जी। और ये एक दिन में नहीं होता, ये ओवर द ईयर्स होता है। तो आपके गम्स में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया, वो टार्टर और बढ़ता रहा, उससे क्या होता है कि अब बोन लेवल और नीचे चला गया, उसके बाद आपके दांत हिलने शुरू हो गए, उससे आपके गम्स में और ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। अब जब ब्लीडिंग होगी और बोन लेवल नीचे जाएगा, दांतों के बीच में गैप भी आ जाएगा, खाना भी फंसेगा, तो वो दैट लीड्स टू द पेरियोडोंटल डिजीज। एंड यू विल बी सरप्राइज, 9 out of the 10 people, if you examine, have one form or other form of the dental disease anywhere in the world. Out of the total population of, I think it's 7.8 billion, 3.5 billion people suffer from the dental disease all over the world. It is more in the developing countries than in the developed countries. Okay. And that is because they have the regular checkups, they take better care of us, and they go for the regular checkups, which we don't do. So I think in this, to help the society, to help the common man, there is a need to work together. The trade has to come, the media has to come for bringing the awareness, the dental council has to come, the IDA has to come and provide better health to our fellow citizens as a duty. अच्छा सर, आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर कौन सी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और मेल और फीमेल किनका रेशो ज़्यादा होता है, या फिर बच्चों का? देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वी डोंट हैव मैनी स्टडीज़ ऑन दिस, बट हर क्षेत्र से हर टाइप के पेशेंट आते हैं, और बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जो और जगह से ट्रीटमेंट कराने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो लोग भी बहुत आते हैं। तो वी हैव मोर ऑफ ए रीट्रीटमेंट केसेस देन ऑफ द नॉर्मल केसेस, बट आई थिंक वी गेट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिकली अगर आप देखें और हेल्थ वाइज देखें, एज वाइज देखें, जेंडर वाइज देखें, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट। इट बिकम्स who is aware about his smile, who is aware about his good teeth, who is aware about his health. So you get all sorts of people. सर ये मैंने दो चीज़ें पूछी आपसे, मतलब पूछनी है मुझे। एक तो ये कि कुछ लोग आते हैं अवेयरनेस की वजह से, जैसे उनको अपनी स्माइल करेक्शन करानी होती है, ठीक है, जैसे उनको दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उनको थोड़ा अलाइनमेंट ठीक कराना होता है, या कुछ किसी के दांत थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, उनको थोड़ा
अच्छी तरीके से, ताकि उनकी स्माइल जो है वो खूबसूरत लगे। और कुछ लोग ज़रूरत के हिसाब से आते हैं, तो आपके यहाँ ज़्यादातर किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो जो दर्द में वो तो आएगा, वो तो आए। तो कोई भी हो आएगा। हाँ। अब कुछ लोग हैं, देखिए आज सोसाइटी में क्या है कि यंग बच्चे जितने हैं वो अपने काम पे जाते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, और जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड दे वांट टू हैव ए बेटर स्माइल एंड शाइनिंग टीथ। तो उसके लिए वो अपना, जिसकी का अगर दांत कोई चोट लगने की वजह से काला हो गया, किसी का टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो चाहते हैं कि उनके दांत सीधे किए जाएं, उनको सुंदर बनाया जाए, उनकी स्माइल इम्प्रूवमेंट, स्माइल करेक्शन किया जाए। आजकल बहुत नई नई तकनीकी आ गई हैं जिनसे कि एक आदमी को आप खूबसूरत बना सकते हैं और आप उसको अच्छी स्माइल दे सकते हैं। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर, कि जब आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं या पब्लिक को फेस कर रहे हैं, जब आप किसी को मिलते हैं, शादीशुदा जिनकी शादी होने वाली है, उन लोगों को चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वी ट्राई टू हेल्प देम। बट आई थिंक विद द चेंजिंग टाइम, विद द कंट्री मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर बिकमिंग ए डेवलपिंग नेशन टू द डेवलप्ड नेशन, I think we are moving much faster, and there is a lot of room for improvement. There is a lot of room for providing good treatment to the common person and make the life and make anybody's life better than what he is living. और दूसरी चीज़ आपने कहा कि बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, अब जो भी माँ बाप हैं, लड़कियां हैं स्पेशली, उनके अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनके जॉज में स्पेस नहीं है दांत के, और देयर इज मैल ऑक्लूजन, तो वो लोग बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जिसके लिए वेरियस मेथड्स आर देयर। पहले ब्रेसेस होते थे, अब अलाइनर्स आ गए हैं जिसमें ब्रेसेस लगते ही नहीं है। आपको हैरानी होगी, एक 60 साल की उम्र में भी लेडी अपने दांत सीधे कराना चाहती है तो हो सकते हैं, और विदाउट ब्रेसेस हो सकते हैं। सो दे आर गुड वेज ऑफ अलाइनर्स, सो विच करेक्ट्स इट। सो बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं मेडिकल साइंस में, और उनसे बहुत अच्छा हम एक अच्छी स्माइल और एक अच्छा फ्यूचर यंग जनरेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। और आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, फीमेल ज़्यादा आती है, मेल ज़्यादा आते हैं? सभी आते हैं। नहीं, फिर भी फीमेल्स के दांतों में ज़्यादा प्रॉब्लम है इन दिनों? I'll say both type, then you can find out के एजेड ज़्यादा आते हैं कि यंग आते हैं। तो आई थिंक हर एक आदमी जिसको ज़रूरत है वो पहुंचता है और आता है। लेकिन आज की जनरेशन में अगर आप मेरे को पूछें तो नई जनरेशन में दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर टीथ, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, एंड वी हैव द इक्वल पॉपुलेशन बॉयज एंड द गर्ल्स, सो बोथ आर सेम। ओके। क्योंकि सर एक वो मिथ वाली थ्योरी जो है वो एक ये भी है कि जो बैड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है मेल्स के मुकाबले। क्या ये सच है या ये भी एक मिथ है? हाँ, मैं तो उसको यही कहूँगा कि वो अपनी फिगर के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है। तो ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये डिपेंड करता है, मेल्स में भी इशू है। मेल यंग चिल्ड्रन आर आल्सो कॉन्शियस अबाउट देयर figure. I think it depends on the eating habit also, and on the medical condition also. So we get all sorts of people, and everyone is conscious of, and we are supposed to guide each and everyone to make their life better. बिल्कुल सही कहा सर। लाइफस्टाइल में हमारे जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, इसमें किस तरीके के चेंजेस हमें लाने चाहिए ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हमारे जो दांतों की हेल्थ है वो भी अच्छी रहे? देखिए, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। Why I'm saying the stress doesn't affect your general health and other things. Stress does affect your teeth also. Really? Yeah. Few people grind teeth too much because when you are in stress, you are in habit of clenching the teeth. कुछ लोगों को रात में भी क्लिंच करने की आदत होती है, ग्राइंडिंग की होती है, और ये बहुत कॉमन समस्या है। और इस ग्राइंडिंग की वजह से उनके जॉज में, और टीएम जॉइंट होता है हमारा यहाँ पर, तो टीएम जॉइंट्स में जिसमें आप मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं कान के नीचे, ये बहुत कॉमन समस्या है जिसके हम आते हैं। टीएमजे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और ये ग्राइंडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम उनको प्रॉपर एडवाइस करते हैं। और लाइफस्टाइल चेंज इज रिक्वायर्ड बिकॉज द लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, बिकॉज एवरीबॉडी इज़ कम्पीटिंग, एंड उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें एक अच्छी दिनचर्या अपनानी चाहिए। अब देखिए, ड्यूरिंग कोविड हम लोग बैठ के काम करते थे, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है हेल्थ के ऊपर। व्यायाम की कमी है, जिम की कमी है, खाने पीने में कमी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना एक अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओके। और ड्यूरिंग कोविड आपने देखा होगा डेंटल की बहुत बड़ी समस्या आई थी, जो फंगल इन्फेक्शन का बिल्कुल था। सही कहा आपने। तो ये ओरल हाइजीन से रिलेटेड था। हम्म। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बहुत बड़े बहुत सारे चांसेस होते चांसेस हैं। हैं। तो ओरल हाइजीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ में हर एक की। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सबको गाइड करना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे अच्छा, स्वस्थ और सुंदर दिखने में लगे। सर ओरल हाइजीन की अगर हम बात करें, हम थ्रू आउट हमने ओरल हाइजीन की बात की, अगर मैं सिर्फ आपसे 5 चीज़ें पूछूं कि ओरल हाइजीन में क्या क्या मेंटेन करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, तो वो 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं? 5 चीज़ों में एक तो आप 2 दफ़ा ब्रश जरूर करें, बिल्कुल। सबसे पहला ज़रूरी। जी। कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं। हम्म। हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड को ट्राई टू अवॉइड। हम्म। और रेगुलर हम्म। आप डेंटिस्ट के पास वर्ष में अगर 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा चेकअप के लिए जरूर जाएं। ओके। तो अगर हमने इन चीज़ों को मेंटेन किया तो हमारे जो दांत हैं वो मोतियों जैसे खूबसूरत चमकते हुए होंगे। लेकिन एक बात बताइए, कुछ लोगों के दांत ना वैसे मोतियों जैसे चमकते हुए होते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल ही नहीं होते, तो इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए 2 चीज़ें हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। दांत के रंग का भी आपके कलर ऑफ स्किन के साथ मैच होता हाँ, है। ये देखिए तो आप सही ये आप देखिए एशियंस में दांत थोड़े येलो होते हैं। नीग्रोज या ब्लैक साउथ अफ्रीकन जो होते हैं ब्लैक लोग हैं, उनके दांत बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं। वाइट भी होते हैं और बड़े बहुत अच्छे बड़े अच्छे अलाइन होते हैं। होते हैं, बड़े खूबसूरत से वो होते अच्छा हैं। ध्यान भी रखते हैं, थोड़ा ये भी है। प्लस ये रेसिस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दूसरा क्या है, हमारे कुछ एरियाज में, अब तो नहीं मैं कहूँगा, पहले फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंटली आपके फ्लोरोसिस दांतों में हो जाता था। तो वो भी कई सारे इसकी वजह हैं। प्लस हमारी पान और तंबाकू और स्मोकिंग की ये हैबिट भी दांतों के रंगों के ऊपर करते हैं। लेकिन ये आपके कलर ऑफ स्किन और एशियंस के दांत थोड़े से येलो होते हैं, येलो टोन होते हैं। पर उसके लिए ब्लीचिंग से आपके दांत वाइट किए जा सकते हैं, प्रोफेशनल ब्लीचिंग से, और आपकी स्माइल को बेटर बनाया जा सकता है। ओके सर, अब ये बताइए कि जब हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि इतने सारे ब्रांड्स हैं, रोज़ाना एक नया ब्रांड लॉन्च हो जाता है, कभी किसी में नमक होता है, कभी किसी में क्लोव होता है, कभी किसी में बहुत कैल्शियम भी होता है। तो अगर हम जो एक आम इंसान है वो ऐड देख के या तो परेशान होकर वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है, कुछ आयुर्वेदिक भी हैं, कुछ में पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स हैं। तो जब हम एक टूथपेस्ट खरीदने जाएं और एक टूथ ब्रश खरीदने जाएं, सॉफ्ट ब्रशेस या ब्रश वो हार्ड होने चाहिए, और कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो ब्रश ना पहले रात को भिगो देते ताकि सुबह उसके ब्रश जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। पहले के ज़माने में ऐसे होते थे। और कुछ तो ये जब हम खरीदारी करने जाएं इन चीज़ों की, क्योंकि ओरल हाइजीन के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या चुनाव, क्या देखना चाहिए हमें? देखिए ये मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं कि आपके टूथ में क्लोव ऑयल है, आपके टूथ में चारकोल है, आपके टूथ में नीम है जी। और हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि टूथपेस्ट का रोल क्या है। जी। टूथपेस्ट का रोल है टू मेक यू ब्रश। सो नाउ विचेवर फ्लेवर यू लाइक, आप कोल्ड ड्रिंक में जाइए, बड़े फ्लेवर्स हैं आपके पास जी। अब मार्केटिंग है, इतनी कंपनियां आ गई हैं जिनके टूथपेस्ट हैं, एवरी टूथ हैज इज ओन एडवांटेजेस। किसी में जेल है, किसी में पेपरमेंट है, सो इट इज योर पर्सनल चॉइस, बट ईच टूथपेस्ट पर्पज इज ओनली वन, टू मेक यू ब्रश एंड मेक यू फील फ्रेश। तो उसके बेस पे अगर आप टूथपेस्ट और टूथपेस्ट का और ब्रश का चयन करें तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक के ऊपर दूसरे का है, वो तो मार्केटिंग ट्रेंड है। सेम वे कमिंग टू द टूथब्रश भी इतने सारे अब हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक वाले भी हैं, लेकिन सिंपल पर देखिए, आप कोई भी ब्रश लीजिए, मीडियम लीजिए, सॉफ्ट लीजिए। अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत हार्ड ब्रश करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे दे फोर्स, क्योंकि हर एक आदमी के पास टाइम नहीं है, 2 मिनट में ब्रश रगड़ के वो करते हैं। तो अगर आप जेंटली 2-3 मिनट आप ब्रश करने में लगाएं और कोई भी ब्रश इस्तेमाल करें, हाउ डू यू यूज proper professionally, you must ask your dentist, how should I use my brush, and which brush I use, the medium or the soft, and what tendency. Stressful people बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, नॉर्मल आदमी सिंपली करेगा, तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है हाउ व्हाट्स योर नेचर। बिल्कुल सही। तो मीडियम करिए, सॉफ्ट करिए या हार्ड करिए, और कौन सा टूथपेस्ट करिए,
ये हम आपके ऊपर छोड़ेंगे। सर दांतों की सेंसिटिविटी जो है वो भी एक बड़ी समस्या है, उसके लिए भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मतलब घर में कोई उपाय कर रहे हैं या फिर डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, इसके क्या रीजंस होते हैं बेसिकली? देखिए, दांतों में सेंसिटिविटी की 2-3 वजह हैं। अगर आप कोई गलत टूथ पाउडर यूज़ करते हैं जो कि हार्ड है, हार्ड से मेरा मतलब क्या है, कोर उसका जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है, तो जिससे क्या होता है कि आपके दांत रगड़े जाते हैं। जब इनेमल रगड़ा जाएगा, डेंटिन एक्सपोज जाएगी तो दांत आपके सेंसिटिव हो जाएंगे। अब मार्केट में आपको 10 तरह की टूथपेस्ट मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए टूथपेस्ट बहुत अच्छी हैं जो डीमिनरलाइज करके और आपके दांतों की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। बट दांत एक ऐसी स्ट्रक्चर है बॉडी में, आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर उपचार कराना बहुत ज़रूरी है। इस ध्यान में मत रहिए कि आप टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो आपका दांत अपने आप रिपेयर हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। कोई कैविटी है अगर आपकी, उस पर दर्द है और आपने टूथपेस्ट या क्लोव ऑयल या कोई चीज़ लगाई तो टेम्परेरी रिलीफ दे देगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए उसको आपके दांत का डॉक्टर ही ठीक करेगा। तो इसलिए जो आपने पूछा अभी सेंसिटिविटी का, तो ये एसिडिटी की वजह से हो जाता है, हार्ड ब्रश यूज़ करने की वजह से हो सकता है, आपने गलत टूथ पाउडर यूज़ किया जो कि कोर्स है उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी वजह हैं। तो इन सब का तरीका एक ही है कि एक आप पेशेंट को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जानकारी, जिसमें कि ट्रेड जो लोग बनाते हैं टूथपेस्ट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा मीडिया है, प्रेस है, और बच्चों को स्कूल में ये शिक्षा दी जाए और उनका छोटी उम्र में उनको जानकारी दी जाए। इन सब चीज़ों से आने वाले समय में हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So I wish you thank you and wish the nation and my fellow citizen healthy teeth, healthy nation and smiling faces. Thank you. थैंक यू सर, स्माइलिंग फेसेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे जो दांत हैं वो लंबे समय तक हमारा साथ निभाएं, और वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ट्रेंड्स टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ दांत।